अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का टहरा, मैं हूं वकास फलाना। एक तरफ स्वीडन के अंदर पाकिस्तान भी एहतजाज कर रहा है, पूरी दुनिया मुस्लिम उम्मा एहतजाज कर रही है कि स्वीडन के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती ईद वाले दिन की गई। इसका सद्देबाब क्या होना चाहिए? हर साल हर 6 माह के बाद वो आज़ादी इजहार की आड़ में इस तरह के वाक़यात करवाते हैं। पहले डेनमार्क में, इससे पहले आपने फ्रांस में भी देखा ऐसे वाक़यात हुए। बहुत वावेला हुआ पाकिस्तान के अंदर, एक जमात जो थी वो सियासी जमात बन गई। पहले भी 2016 से लेकर अब तक इस तरह के वाक़यात हालिया इन सालों के अंदर हो रहे हैं। OIC का इजलास भी तलब कर लिया गया है। मुस्लिम उम्मा इसके ऊपर बहुत सरापा एहतजाज है। इराक़ के अंदर, ईरान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी जो है लोग एहतजाज कर रहे हैं और इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। अगर इसका सद्देबाब नहीं होता तो ये मामला मज़ीद शिद्दत अख्तियार करेगा। मुसलमानों के, पूरी उम्मा के जो जज्बात हैं उनको मजरूह किया जाता है। तो ओवरऑल इसके ऊपर पॉलिसी इंटरनेशनली क्या मुतारफ़ करवानी चाहिए, मुरतब करनी चाहिए? क्योंकि स्वीडन कह रहा है कि ये इस हुकूमत का, हमारी हुकूमत का इसमें कोई हाथ नहीं है, इनफरादी तौर पर हुआ है। यूरोपीय यूनियन ने भी इस सारे एलामिये को, इस सारे अमल को मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा कि किसी की जज्बात को, मज़हब को, सेंटिमेंट्स को इस तरह से मजरूह नहीं किया जा सकता, किसी तरह भी ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। ये यूरोपीय यूनियन कह रहा है, लेकिन स्वीडन भी इसके ऊपर कह रहा है, लेकिन इजाज़त भी वो हर साल देते हैं और इस तरह के वाक़यात होते हैं। पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है? मुस्लिम उम्मा इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है? इस पर बात करेंगे। फिर नवाज शरीफ दुबई के अंदर मौजूद हैं। एक हफ़्ता मज़ीद उन्होंने तवालत इख्तियार की है अपने दौरे की। वासराय के लंदन के वासराय हैं वो इस वक्त, जो दुबई के अंदर अपनी बैठक लगा कर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? IMF के साथ हमारा मुआहदा हुआ कल और कंप्लीट हुआ, और उसके बाद जुलाई तक हुकूमत ये कह रही है कि हमें किस्त जारी हो जाएगी। फिर उसके अलावा पेरिस क्लब और दीगर मुल्कों से भी जिनीवा कॉन्फ्रेंस में भी इमदाद के लिए कहेंगे, और ये कोई 8-10 अरब डॉलर, 15 अरब अल्लाह करे ये इकट्ठे कर लें तो इसके बाद ये शायद इलेक्शन की तरफ जाएं। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि एक दिन भी इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होगी। हो सकता है एक दिन पहले हुकूमत तोड़कर ये 90 दिन ले लें, लेकिन इलेक्शन होंगे इसी साल, जो हुकूमत का इस वक्त नज़र आ रहा है। फिर डीज़ल में प्राइसेस में आज रात 12 बजे इजाफा हो जाएगा। ये आवाम के ऊपर बोझ है। IMF का मुआहदा है। पेट्रोल की प्राइसेस बरकरार रहेंगी, और बाकी जो पॉलिटिकल फोर्स है जो इस वक्त 9 मई के बाद कशमकश की सूरत हाल में है, जिसके मुसलसल लोग छोड़ रहे हैं, उसका फ्यूचर हालिया दिनों में, इलेक्शन फ्यूचर क्या हो सकता है? वैसे जमात का फ्यूचर तो आप सबको नज़र आ रहा है कि जमात तो शायद रहेगी, मगर इलेक्टेबल जमात नहीं नज़र आ रही। तो इस पर हम बात करेंगे। सेनेटर राना मकबूल साहब हमारे से मौजूद हैं, हसन रजा पाशा हैं, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे से मौजूद हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगा। सर, स्वीडन के ऊपर आपकी दानिस्त में क्या हमें पॉलिसी अपनानी चाहिए मुस्लिम उम्मा को? ये हर साल होता है और आज़ादी इजहार की आड़ में वो इस तरह के वाक़यात करवा के हुकूमत निकल जाती है। बाकी मुल्कों के लोग जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इनके साथ सफारती ताल्लुकात को मुस्तरद करना चाहिए, मुनक़ता करना चाहिए। पाकिस्तान में भी सफीर को निकाल देना चाहिए। फिर देखिए, इस बात को आपको रीअसेस करना चाहिए सारे कामरान साहब। मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो जी जी कामरान साहब फरमाइए सर। आवाज आ रही है? जी जी सर बिस्मिल्लाह। इस मामले को हमें पेश है। वजह यह है कि इसको जानबूझ के किया जाता है ना, और किसी इसके पीछे कोई ऐसा माइंडसेट होता है। तो इसके लिए साहब आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, मैं आपकी तरफ दोबारा हूँ, ये जरा इश्यू हल करके। हसन रजा पाशा साहब, आप इसके ऊपर लबकुशाई करें सर। जी मौलाना साहब, बात यह है कि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि ये मामलात यूरोपीय यूनियन में ही हो रहे हैं। कभी डेनमार्क, कभी स्वीडन, कभी फ्रांस। तो एक तवातर के साथ ये सिलसिला जारी है। बाकी देखें, बाकी और मुल्कों में इस तरह नहीं हो रहा। इसराइल में भी ऐसा नहीं हमने सुना, अमेरिका में भी नहीं सुना। बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है, मसलन UK है, वो यूरोपीय यूनियन से निकल गया है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में भी इस तरह का नहीं सुना। इक्का दुक्का शायद वाक़यात हुए होंगे, लेकिन जिस तसलसल के साथ ये यूरोपियन कंट्रीज में ये होना शुरू हो गए हैं आज़ादी राय के नाम पे, ठीक है, आज़ादी राय का हक होना चाहिए, और पाकिस्तान में भी आज़ादी राय का हक है और लोग बात कर रहे हैं खुल के। लेकिन जिस तरीके से किसी
किसी के जज्बात को अंगेख पहुंचाना, तकलीफ देना और ख़ास तौर पे मजहबी जज्बात को, ये काबिल मज़म्मत है। और आपने देखा कि पूरा आलम इस्लाम सरापा एहतजाज बना हुआ है। तमाम के तमाम इस्लामी ममालिक में मुजाहरे हो रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। और ये इस चीज़ का गमाजी है कि मुस्लिम दुनिया जो है वो हर्ट हुई है। और अब ये देखना है कि क्या यूरोपीय यूनियन ने जो एक हल्की सी वो की है, एक स्टेटमेंट दी है कि इस तरह का फेल नहीं होना चाहिए, ये काफी नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो इसका जिम्मेदार है उसको जरूर उसके खिलाफ केस बनना चाहिए और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अगर आज जिससे बैन अल-अक़वामी तौर पे मज़ाहिब में आपस में कन्फ्रंटेशन बनेगी, जो कि इस दुनिया के लिए खतरनाक है, अमन के खिलाफ है ये। तो मैं समझता हूं कि यूरोपीय यूनियन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अदरवाइज मुस्लिम ममालिक जिस तरीके से अभी सरापा एहतजाज है, ये अगर इसी तरह रहा तो फिर ये कन्फ्रंटेशन मजीद बढ़ सकती है। और मुस्लिम ममालिक को ये एहतजाज करना चाहिए, अपनी आवाज वहां तक पहुंचानी चाहिए। राना मकबूल साहब, सर आप समझते हैं कि एक तो आवाज़ किस तरह पहुंचा सकते हैं? एक तो आवाज़ वो है जो कि आप और मैं जिस तरह मीडिया चैनल्स और इसके ज़रिए सिफारती लेवल के ऊपर, या फिर रिलेशंस को मुनक़ता कर देना चाहिए। अगर पाकिस्तान करे तो सारे के सारे मुल्क करें। इस दफ़ा लेसन दे देना चाहिए यूरोपीय किसी भी मुल्क में, ताकि आइंदा जुर्रत ना हो कि वो हमारे सेंटीमेंट्स को मजरू करे। राना साहब, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। अब एक्शन की ज़रूरत है। बहुत दफ़ा मजम्मत तो हम कर बैठे हैं, आज भी मजम्मत की है यूरोपियन यूनियन ने, और OIC का इजलास भी बुला लिया गया है। ये सारे का सारा अमल जो है ये तो UN चार्टर के ख़िलाफ़ है, इटसेल्फ UN चार्टर के ख़िलाफ़ है जी। तो अब ये सारी नेशन जो इकट्ठी हो रही हैं और OIC स्पेशली, तो प्रोटेस्ट के अलावा दे शुड पुट प्रेशर कि ये जैसे पाशा साहब कह रहे थे रिस्पेक्टिव लॉज बनाएं। मैं नहीं समझता कि इनके मुल्क में इस तरह के लॉज हैं, और जो कि UN चार्टर की स्पिरिट है कि जो एक डेसिक्रेशन या सेक्रेटरीज का मिसकंडक्ट और जुर्म करते हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उनकी हुकूमतें इसमें सीरियस हो जाएंगी और कोई अज़म का मुजाहरा करेंगी तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन अगर यही इस तरह गुफ्तगू की हद तक रहा तो फिर इसका फ़ायदा नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये एफर्ट भी करने के बाद 2-3 स्टेप्स और हैं। जो OIC के इतने ताल्लुकात हैं सारी दुनिया के साथ, बहुत बड़ी इस्लामिक दुनिया है, तो फिर इसको सोचा जा सकता है और कर गुजरना चाहिए कि इन एक मुल्क का जो ख़ासतौर से स्वीडन में बार बार हो रहा है, इसका बायकॉट करना चाहिए इंटरनेशनली। जो हमारी एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट है, वो तो ज़्यादा फाइनेंशियली वेल ऑफ कंट्रीज़ हैं, उसके ऊपर भी गौर किया जा सकता है। फिर उनके जो बाशिंदे हैं या आते हैं या जाते हैं, जो डिप्लोमेटिक कोर है, उनके खिलाफ भी एक्शन पे होगा। अगर हम वाकई इसको चाहते हैं तो जो इस्लामोफोबिया को जो बढ़ाते जा रहे हैं और बिला वजह बढ़ाते जा रहे हैं, मुसलमान तो बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। वो कहते हैं ना कि मेरे यार को कुछ ना आखी तो मेरी भावें जिंद कर ला। तो इतना मुसलमान इतना इमोशनल है, वो इतना बावकार है अपने दीन के बारे में, और इतना कमिटेड है को हर तरह का खतरा कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए ये स्टेप्स जो है ना, UN चार्टर है, डिप्लोमेटिक कोर के खिलाफ जो है मूव करना है और उनको वार्निंग देना है, और फिर ये कि इसके ऊपर जो इंटरनेशनल ये ह्यूमन राइट्स का मसला भी इसलिए है कि मुसलमानों का राइट है ये, वो क्यों वायलेट करते हैं। इसलिए इसको एक चार्जशीट बना के UN में देनी चाहिए और उसको वार्न करना चाहिए और बाकायदा लॉ बनना चाहिए। अगर वो खुद लॉ नहीं बनाते तो जो हमारे इंटरनेशनल लॉज हैं उनको रीस्टडी करके, दोनों माशाल्लाह लॉरिएट्स बैठे हैं, पाशा साहब और कामरान साहब, ये भी असिस्ट कर सकते हैं, ताकि प्रोसिक्यूशन अगर इफेक्टिव होगी तो ये बंद हो जाएगा। जी, कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर साहब, आप क्या समझते हैं सर, ये आपकी इत्तेहादी हुकूमत को उनके सफ़ीर को निकाल देना चाहिए? यही एक रास्ता है। अभी नहीं। आप ये OIC के लेवल पे फैसला करना चाहिए कलेक्टिव।
कलेक्टिव। हाँ, कामरान मुर्तज़ा साहब, इसको जरा किसी और एंगल में समझिए। समझाएं। एक तो माइंडसेट सेट है मुसलमानों का कि मुसलमान अपने नबी की या अपने कुरान की या अल्लाह पाक की तौहीन बर्दाश्त नहीं करता और उसमें फौरी तौर पे रिएक्ट करता है। और दूसरा माइंडसेट समझिए यूरोप का और बाकी कंट्रीज का, जहाँ ये वक्तन फवक्तन जो है ना ये हरकत होती है। तो जब आप इन दोनों का माइंडसेट स्टडी कर लेंगे एक दफ़ा, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये ऐसे जानबूझ के और किसी सिस्टम के पीछे किसी वजह से ये सारा कुछ किया जाता है। मुसलमान को जानबूझ के इस दाल में लाया जाता है ताकि मुसलमान के हवाले से ये बात स्टैब्लिश हो कि वो जज्बाती है, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है और वो दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस आज़ादी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इनफैक्ट उनके अंदर जो खौफ है वो खौफ किसी और तरह का है। इस्लाम जो है वो आपका तेजी से फैलने वाला मजहब है। अब वो तेजी से फैलने वाले मजहब को किसी और तरीके से शायद रोकना उनके बस में नहीं होता। तो जब रोकना बस में नहीं होता तो वो आपके मजहब को बदनाम करते हैं। अब कामरान जो कुछ करता है उसकी वजह से मजहब तो बुरा नहीं होता, मगर कामरान जो कुछ करता है उसकी वजह से जो है मजहब बदनाम होता है। फर्ज करें कि वो एक मामला स्वीडन में हुआ और कामरान ने यहाँ अपने पाकिस्तान में एक बस को आग लगा दी। तो ये मुसलमानों के हवाले से ये जब इस तरह की बेवकूफ हरकत जो है होती हैं, तो या अपनी किसी बिल्डिंग को आग लगा दी, सरकारी बिल्डिंग को आग लगा दी, अपने टैक्स से बनी हुई जगह को आग लगा दी, तो जब हमारे बारे में ये तासुर जाता है बाहर, तो वो इस्लाम बदनाम होता है। कामरान बदनाम नहीं होता, राना साहब बदनाम नहीं होते, हसन बदनाम नहीं होता। तो ये जो है ना वो जानबूझ के वो आपको उस जगह तक लाया जाता है जहाँ पे आपके इस्लाम के बारे में तासुर गलत खराब किया जा सके। तो इन बातों को समझ के फिर आपको जो है ना वो लाया अमल वो करना चाहिए। ये आपका तरीका नहीं है कि आप इधर स्ट्राइक करें और स्ट्राइक करने के नतीजे में एक भूखा नंगा मुल्क जो है वो मजीद कई अरब रुपए का जो है नुकसान कर ले। तरीका ये है कि आप सिस्टमेटिकली जिस तरह से वो सिस्टम के तहत जो है ना वो आपके साथ चल रहे हैं, आपको जज्बाती करते हैं, आपको खराब करते हैं, आपको नुकसान की तरफ लेके जाते हैं, आप इस मामले को आप ज्यादा इस्लाम की तरफ लेके जाइए, ज्यादा अमन की तरफ लेके जाइए, ज्यादा नुकसान से बचने की तरफ लेके जाइए, तबलीग की तरफ ज्यादा जाइए। तो इस तरह से हमको जो है ना वो बैठ के इस पे इंटेलेक्चुअल सतह पे इसका मुकाबला करना है। हसन रजा पाशा साहब, ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि एक तो नफरत है उनके दिलों में और दूसरा वो देखते हैं कि हम ये वाक़या करेंगे तो मुसलमान मुल्कों के अंदर मुसलमान जो हैं वो हमारा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हमसे तो वो कमज़ोर हैं बाद नज़र में, और वाकई कमज़ोर हैं। सफारती ताल्लुकात भी मुनक़ता करेंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें फ़र्क पड़ जाता है यूरोप के साथ सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने में। और हमने ये पिछली हुकूमत में एपिसोड देख भी ली जब पूरा यहाँ पर एक जमात ने डंडा दिया हुआ था कि सफ़ीर को निकालो, लेकिन वहाँ से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कहता था कैसे निकाल दें क्योंकि उनसे तो कर्जा लेना है हमने। तो फिर वो ये चाहते हैं कि इनको और कमज़ोर करना है, इनकी अमलाक को नुकसान पहुँचाना है, तो इस तरह का वाक़यात कर दो, हम तक पहुँचेंगे नहीं, आपस में ही हुकूमतों के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो ये भी एक उनकी चाल है, एक सिस्टमैटिक। जी हसन साहब। बिल्कुल मैं कामरान मुर्तज़ा साहब की इस बात से 100% इत्तफाक करता हूँ कि वो एक टेस्टर के तौर पे ऐसा काम करते हैं। और जो हमारे रिएक्शन है, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि पुरअमन एहतजाज और अपनी आवाज़ वहाँ पहुँचानी चाहिए। जब हम पुरतशद्दद एहतजाज करते हैं, गिराओ जलाओ और अपनी अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, तो फिर जो हमारा इमेज पूरी दुनिया को जाता है वो ये जाता है कि ये अदम बर्दाश्त के वाले लोग हैं, ये रिएक्शनरी बहुत ज़्यादा है और ये इस तरीके से पुरतशद्दद हो जाते हैं। और हम पहले ही कहते थे कि मुसलमान पुरतशद्दद है। हमें पुरअमन रह के अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराना चाहिए और ये ज़रूरत भी है। OIC मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि टाइमली उनको ख्याल आ गया कि फौरी तौर पर उन्होंने अपना इजलास बुलाने की बात की और मुत्तफ़िका को लाया अमल था क्या स्वीडन के सफीर को निकाल दे, तो हम आइसोलेशन में ये बात करेंगे उसका कोई फायदा नहीं है। जब हम कलेक्टिवली एक फैसला करते हैं तमाम मुस्लिम ममालिक, तो वो असरअंदाज होगा। फिर एक ब्लॉक की सूरत में हम बात करते हैं, तो उस सूरत में देखना ये पड़ेगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, फाइनेंशियल इम्पैक्ट, क्योंकि इस वक्त आप कह रहे हैं कि
पूरे सऊदी अरेबिया जो है वो जो तेल एक्सपोर्ट करता है वो यूरोप को बंद कर दे, ताकि यूरोपीय यूनियन जो है उस हुकूमत के ऊपर इतना जोर डाले कि वो आज़ादी इजहार की आड़ में अपने आप को तो लदा कर लेते हैं, लोगों को छोड़ देते हैं कि ये तौहीन कर रहे हैं तो इन्हें करने दें, यहाँ तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो आप चाह रहे हैं कि इसी तरह जो जिस मुल्क के साथ उनका मफाद है OIC में कलेक्टिव तौर पर हो कि उसके साथ पूरे ब्लॉक के मफादात जो हैं वो मुनक़ता हों ताकि उनको असर पड़े। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि OIC अब तेल बंद करती है या क्या करती है, ये तो वो सारे जब वहां बैठेंगे तो फिर फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। तो जो भी फैसला होगा फिर उस पे अमल दरामद जरूर होना चाहिए। फिर किसी के जाती पसंद नापसंद या एक मुल्क की अपनी पॉलिसी फिर वहां पे वो खत्म हो जानी चाहिए। कलेक्टिवली पूरी OIC सारे मुस्लिम उम्मा जब कोई फैसला करेगी तो उस पे इम्प्लीमेंटेशन बहरहाल होनी चाहिए, जो कि वक्त का तकाजा है इस वक्त। ठीक। राना मकबूल साहब जो साबिक वज़ीर आज़म थे उनसे लाख इख्तलाफ, 9 मई के बाद उन्होंने मुल्क को, मुल्क के इमेज को, मुल्क के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचाया, उनको कंडेम करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को कंडेम करते हैं, उनकी सियासत को कंडेम करते हैं। मगर आज से 3-4 साल पहले जब वो वज़ीर आज़म थे और जाकर यूनाइटेड नेशन में उन्होंने तकरीर की और उन्होंने कहा कि जब आप इस तरह के वाक़यात करते हैं, तौहीन रसालत, तौहीन कुरान करते हैं, तो हमारे दिल में दर्द होती है और दिल की दर्द सबसे ज़्यादा शदीद दर्द होती है। और फिर उन्होंने एक चैनल भी बनाने की बात की। तो इस बात के ऊपर आपकी हुकूमत को आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि इस तरह का भी कोई रद्द अमल और समझाने का, एक तो मीडिया चैनल्स को इस्तेमाल करके और दूसरा बाय फोर्स सफारती तौर पर भी, जो कि पिछली हुकूमत के वज़ीर आज़म ने इनिशिएटिव तो दिया, कर नहीं पाए थे, तो आपको भी इस पर अमल करना चाहिए, आपकी मौजूदा हुकूमत। खैर मौलाना साहब, इसके लिए सारे प्लेटफॉर्म और सारे इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए। न सिर्फ ये जो टीवी चैनल्स का था, उन्होंने कहा था कि मलेशिया होगा, टर्की होगा, पाकिस्तान होगा, बाद में वो कुछ रीजंस की वजह से बैकआउट कर गए, सबको पता क्यों उन्होंने बैकआउट किया। ये होना चाहिए एक डिसेमिनेशन, इंफॉर्मेशन, तालीम, तरबियत, तबलीग, ये होनी चाहिए ताकि उन लोगों को समझाया जा सके। ये तो एक अमल है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिकल कुछ भी करना पड़ेगा। सिर्फ परसुएशन से शायद काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये शर पैदा करते हैं। उसके लिए उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं उनको इसकी कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, और जो ये जिम्मेवार लोग हैं उनके ख़िलाफ़ बाकायदा एक्शन होना चाहिए। देखें, हमारा लॉ जो है, चाहे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है, सहाबा कराम हैं, बुजुर्ग हैं, अगर कोई उनके ख़िलाफ़ कोई इस तरह की बात करता है जो उनके तबर्रुक के ख़िलाफ़ है, तो बड़ा सख्त कानून है। और न सिर्फ ये, अगर कोई होली क्राइस्ट के ख़िलाफ़ बात करता है, किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बात करता है, वो भी उतना ही सीरियस जुर्म है जितना इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करने का है। इसलिए वो ऐसे लॉज क्यों नहीं बनाते कि जिससे इस सारे अमल के ऊपर कतगन लग सके। ये एक जेन्युइन सी बात है कि आप किसी के मजहबी जज्बात को मजरूर नहीं कर सकते इस एक्सक्यूज के ऊपर कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच से नहीं है जो किसी के जज्बात को मजरूह करे। इसलिए ये उनको रियलाइज कराने की ज़रूरत है। बड़ा अच्छा फोरम है OIC, ये भी इसमें रोल प्ले कर सकता है। फिर हम, जैसे मैंने अर्ज किया कि UNO के लॉज को हम एग्जामिन कर सकते हैं, वहाँ मूव किया जा सकता है फ्रॉम द OIC की आवाज़ तो होगी, तो वहाँ OIC के नुमाइंदे जाके UNO में, अगर यहाँ नहीं होता तो जाएं और इस एक्शन का बाकायदा प्लान लेके जाएं और उस एक्शन को लीगलिस्टिकली इम्प्लीमेंट कराएं, तो इस मसले का हल हो जाएगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये वैसे तो कहा जा रहा है, सुबह से मैं बात कर रहा हूँ जिस भी नुमाइंदे से हुकूमत के, तो वो कह रहे हैं भाई सारे करेंगे, कलेक्टिवली करेंगे तो हम भी सफ़ीर को निकाल देंगे। अगर कलेक्टिवली नहीं होता तो एक मुल्क जो कि 70 सालों में तकरीबन कुछ 40 साल तो ये सुनते आ रहे हैं, मैंने अपने बचपन से सुना कि जी इस्लाम का कला है, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह इस्लाम की बुनियाद पर बना, तो इस्लाम जब भी ख़तरे में होगा तो हमें तो इन एक्शन आना चाहिए। तो हम बिस्मिल्लाह कर सकते हैं या फिर हम कमज़ोर हो चुके हैं? कामरान साहब, देखिए, हम कभी भी इतने ताकतवर नहीं थे कि इतने बड़े फैसले जो है वो कर सके। अच्छा, जो शख्स जिन लोगों को हर रोज जाके अपना हाथ उनके सामने फैलाना है जहाँ पे ये हरकतें होती हैं, तो उसकी
औकात क्या होती है। तो हम अपनी औकात को पहले ठीक करें, पहले अपने मामलात को ठीक करें। हम जो है ना जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि इस्लाम का किला है और हम जो है ना वो पता नहीं यहाँ से जो है ना कोई तारीख उठेगी और उसके बाद सारी दुनिया पे छा जाएगी। हालत हमारी ये है कि हमारे लोग जो है ना वो लाइनों में खड़े होते हैं। जब कोई भी आपकी ऐसी खैरात की स्कीम आती है तो उसमें इतनी लंबी लंबी लाइनें खड़ी होती हैं। तो जिन कौमों की जो इस तरह से जो लाइनों में खड़े होकर अब खैरातें लेते हैं तो वो उसमें जो है ना वो उन लोगों का ये वो नहीं होता, हक नहीं होता कि वो जो है ना कुछ इस तरह से दुनिया को आंखें दिखा सके ना दुनिया उनकी आंखें देखती है। पहले अपने गिरेबान में झांकें, अपने को रीअसेस करें, अपने को ठीक करें। जब हम अपने आप को ठीक कर लेंगे तो कोई खुदा न खास्ता हमारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा, हमारी चीज़ों की तरफ भी आंख उठा के नहीं देखेगा। अब ये बहुत बड़ा मुतालबा है कि सफ़ीर को निकाल दे। ये मुतालबा आपकी हुकूमत नहीं पूरा कर सकती। मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, मुझे पता है कि आपकी हुकूमत में इतना वजन उठाने की जो है सलाहियत नहीं है। हम ना इससे पहले वाली किसी हुकूमत में इतना वजन उठाने की सलाहियत। तो जब हम सब में इतनी सलाहियत नहीं है तो हम इतनी बड़ी डिमांड न रखें। हम पहले अपने आप को ठीक करने के अमल में लगें और उसमें अमल में भी 10-15 साल हमको ठीक करने के अमल में लगेंगे और वो रास्ता हमारा सही होना चाहिए। जब तक हमारा रास्ता सही नहीं होगा लोग हमें जज्बाती करेंगे, हमें ख़राब करेंगे, हम अपनी जायदादों को आग लगाएंगे, हम और जो है एक कदम पीछे चले जाएंगे जिस जगह पे खड़े थे। तो बात को समझ के फिर उसके बाद जो है फिर आगे चलिए। अच्छा, लेकिन जिस तरह आप देखें ना कि हमारी बकौल हिस्ट्री के, बकौल हमारी किताबों के, मुदब्बरों के और तारीखदानों के, हमने जी अफ़गानिस्तान से रशिया को निकाल दिया, फिर अफ़गानिस्तान से अमेरिकानों को निकाल दिया। हम तो हमेशा से इस्लाम को और मुसलमानों को हिफाजत करते रहे हैं। हम अपने 70,000 लोगों को मरवा चुके हैं जब इस तरह की ज़रूरत पड़ी। 70,000 से ज़्यादा लोगों को मरवा चुके हैं। ना हमने अफगानिस्तान से जो है रशियंस को निकाला और ना ही रशियन से जो रशिया ना उसके बाद हमने अमेरिकन को निकाला। जो जिस वक्त जो है ना वो उधर अमेरिकन ने आके उन्होंने उनको रशियंस को निकाला कि उससे आगे बढ़ने नहीं दिया। और फिर जब अमेरिकन ने देखा कि उनके बारे में नहीं है, बात मफाद की थी, जब उन्होंने अपने मफाद को रीअसेस किया, उन्होंने अपने फैसले किए। अगर वो अपने फैसले उनके कौमी सतह पे ना होते तो आप जो है वो आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी को डिस्टर्ब रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आपकी हैसियत नहीं है। जब हमारी हैसियत नहीं है तो हम अपनी उस हैसियत को मान लें कि हमारी हैसियत सिर्फ इतनी है कि हम जो है ना उसको जब वो उससे लड़ रहा हो तो इस तरफ खड़े हो जाए, जब वो उससे लड़ रहा हो तो वो उस तरफ खड़े हो जाए, उसमें 4 पैसों का अपने लिए मफाद ढूंढ लें, कोई फ़ायदा ढूंढ लें। हमारी इतनी हैसियत रही है, अपनी हैसियत को असेस करिए फिर आगे चलिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हसन रज़ा पाशा साहब, ये आपके इंस्टीट्यूशन की, आपके इदारे की ख़बरें, हालात वाक़या ठीक है ना? माशाल्लाह ईद सही से गुजर गई हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह ईद ठीक गुजर गई जी। अच्छा जी, पुरसुकून तरीके से। ईद के बाद फिर रिमार्क्स, ईद के बाद फिर गर्मा गर्मी सर? जी बिल्कुल, ईद के बाद फिर अब देखते हैं कि कब केस फिक्स होता है। अभी तक शायद डेट नहीं आई जो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस की समाअत हो रही थी, 6 मेंबर्स बेंच अब सुन रहा है जी। तो इलेक्शन वाला भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिटिकल पार्टी से एप्लीकेशंस मंगवाई हैं कि आप अपने इंतखाबी निशानात के लिए, उन्होंने भी काम शुरू कर दिया है। तो लगता है कि हल्की हल्की ढोलकी बजनी शुरू हो गई है इलेक्शंस की। बेहतर तो आप ये दोनों मौजूद पैनलिस्ट जो आपके हैं मेरे भाई, ये बता सकते हैं कि हुकूमत के अंदर क्या बातें हैं कि इलेक्शन अक्टूबर में या नवंबर में कराने हैं या उससे आगे लेके जाने हैं। ये तो बेहतर यही बता सकते हैं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने काम शुरू कर दिया है, जो नजर आ रहा है। आज भी देख रहे हैं कि उन्होंने एप्लीकेशंस तलब किए हैं इंतखाबी निशाना। हाँ जी 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 जी। अच्छा राना साहब, ये हल्की हल्की ढोलकी उन्होंने इस्तेमाल किया, तो मैं ज़रा इसको खुल के बता देता हूँ। यानी मायों होती ना शादी से पहले, तो ये मायों का सीज़न शुरू हो गया। हर रात को फिर आएंगे सारे रिश्तेदार, सियासी रिश्तेदार, वो आकर बैठेंगे और फिर तैयारियां शुरू हैं। मेहंदी कब है सर इलेक्शन की? बारात तो अभी देखिए, ये कल अगर आपने प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट सुना हो जो कि मीडिया पे आया, डायरेक्ट आया, उन्होंने ये कहा था, आपको याद होगा, कल ही की तो बात है
कि हम जब पीरियड पूरा होता है तो हम गवर्नमेंट छोड़ देंगे। अब जो इलेक्शन जो है वो तो ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की, वही डेट अनाउंस करेगा और मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसे करना होगी। इसलिए इलेक्शन जो वो टाइम पे हुआ, इसमें ज़्यादा कोई शकूक व शुबहात का इजहार नहीं करना चाहिए। कामरान साहब, ये मेहंदी से पहले ना आजकल एक ट्रेंड है, उसे शैंडी कहते हैं, लड़का लड़की दोनों मतलब के ख़ानदान मिल के ना वो एक दावत रखते हैं और उसमें काफ़ी रक्स भी आजकल होता है। तो सियासी जमातों का, आप सबका, पीडीएम का शैंडी कब है सर? वो इकट्ठी दावत, इकट्ठा दावत तो दो जमातों ने, राना साहब आपको बेहतर बताएंगे, दो जमातों ने तो अपना वो किया जिसके ऊपर कम से कम मेरी जमात की तो नहीं मगर कम से कम मेरी रिजर्वेशन बनी, जो कुछ दुबई में जो दो जमातों के दरमियान वो हो रहा था जी। तो आप उसको समझ लीजिए कि ये कोई ओकेजन इनके यहाँ था। तो इस शैंडी में आपको दावत नहीं है? आप मेहमान के तौर पर नहीं जाएंगे? मेरा ख्याल मुझे हमें नहीं बुलाया गया दुबई में, बाकियों ने तो मिल के थी, हमें भी कहते तो हम भी आगे दुबई में जो ना, यानी रिश्ते कराने वालों को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बड़ा जालिम माशरा है सर। तो कम से कम मेरी तो अपनी रिजर्वेशन है इसलिए, और मेरे मुंह में तो जो आता है मैं कह देता हूँ। मैं भी आपके साथ जमात की पॉलिसी क्या है मुझे नहीं पता, मगर मैंने एक चीज फील की और मैंने उसको जो है ना मीडिया पे कह दिया, पहले भी कह दिया, अब भी कह रहा हूँ। तो मेरी रिजर्वेशन इस पे बड़ी शदीद किस्म की है और मैं पार्टी के अंदर भी यकीनन इस पे बात करूंगा। और मैं एहतराम करता हूँ, मौलाना फजल रहमान ने ये बंधन बांधे थे, ये रिश्ता मौलाना फजल रहमान ने कराया था, हक तो उनका सबसे पहले, उनको बुलाया नहीं, दावत नहीं दी। देखे ना, बड़ा जालिम मुआशरा सर। कामरान साहब, मैं बात करना चाहता हूँ, जब भी मुश्किल पेश होती है तो मौलाना साहब पहले होते हैं और फिर जब अच्छे वक्त होते हैं तो भी मौलाना साहब याद होने चाहिए। अच्छे वक्त में तो भूल जाते हैं लोग, बुरे वक्त में कोई याद रखे तो राणा साहब उसे अच्छा इंसान कहते हैं। हैं जी, मैं इसमें अर्ज करूँ कुछ? बिस्मिल्लाह सर, राणा साहब आपसे। इसमें माशाल्लाह बड़े जहां दीदा दोस्त हैं हमारे कामरान साहब, ये उनका जो गिला है, ये अंडरस्टैंडिंग है, और वो ज़रा देखना चाहिए, रिकन्सिडर करना चाहिए। ये कोई मीटिंग जो है जो हुई है, ये कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं है, कोई इसमें कम्युनिके जारी नहीं हुआ, कोई बयान जारी नहीं हुआ, किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। ये हो ही नहीं सकता कि जो हमारे कायद जो हैं मियां नवाज साहब जो हैं, मौलाना साहब को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर कोई फैसला कर लें, ये बात तयशुदा है। अगर कोई दो लीडर आपस में मिल लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे फैसले हो गए और पॉलिसी बन गई है, ये हो ही नहीं सकता। आप देखेंगे जब ये इसके ऊपर एग्जॉस्टिव मीटिंग होगी तो फजल रहमान साहब मीरे महफिल होंगे, इसलिए इस बात को मैं भूल जाना चाहिए कि फजल रहमान साहब को जो है उनकी गाइडेंस नहीं ली जाएगी, ये सवाल ही नहीं। वो शादी पे मिलन होता है ना, तो पहला हार फिर मौलाना फजल रहमान को क्या कहते हैं, उसे मिलनी कहते हैं जी, बिल्कुल खेस रखते हैं सर पे। है इसके, वो हकदार है इसके, वो ही इज द मेन क्रूसेडर जिन्होंने इस क्रूसेड को लीड किया है, इसलिए कैसे हो सकता है ये? अल्लाह करे इस बारात की मुब्तला हो जाए तो अलग बात है, अल्लाह करे इस शादी की कोई चीज नहीं होगी। इस शादी की इतना टाइम तो चले जितना इद्दत का टाइम होता है, 3 महीने चल जाए। मुझे तलाक के असरात ज्यादा नजर आते हैं। ओ जी बनाना साहब, तुसी नौजवान हो, तुसी सोचो, अपनी मर्जी करो, लेकिन हमने जो बात की है वही होगी जो मैं। कामरान साहब, मैं फिर हसन साहब की तरफ। कामरान साहब, मुत्तफिक लोग इद्दतों में भी शादियां करते रहे हैं तो हाय हाय ये ठीक है। आप करें फिर हम आपका भी पीछा भी नहीं छोड़ेंगे, फिर हम आपका नहीं पीछा छोड़ेंगे। ठीक है, मेरा गिला था, मैंने जो फील किया मैंने वो जी कह दिया। ठीक। हसन साहब, आपको क्या लगता है सर, जरा वकालत का कोट उतार के जरा एनालिस्ट का कोट पहने तो जरा बताएं सर, क्या लगता है कि इलेक्शन एक दिन पहले असम्बली तोड़ के 3 माह तक जाएंगे और ये सारी जो पॉलिसीज हैं IMF की और इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक और ऊपर वजीर आजम टाइप, मोहसिन नकवी टाइप वजीर आजम रखेंगे और फिर ऐसे ही होगा? हैं जी, मुझे ऐसे ही लगता है कि इसको जो ना हम एक दिन पहले तो शायद नहीं, 2, 4, 5 दिन पहले तोड़ लेंगे और उसके बाद जो है ना वो 90 डेज लेंगे और फिर उसके बाद, क्योंकि कमिटमेंट कहीं ना कहीं पे ऐसी कमिटमेंट्स तो हमने दी होंगी यकीनन कि जिसके तहत जो है वो हमने IMF की पॉलिसीज जो है कुछ हिडन है कुछ सामने है,
तो हिडन को भी मानना है यकीनन। आपने सामने वाला तो आज देख लिया, आपने डीजल बढ़ा दिया, तो डीजल बढ़ने के साथ साथ जो है ना बसों के किराए भी बढ़ जाएंगे, ट्रकों के किराए भी बढ़ जाएंगे और भी चीज़ों में फ़र्क आ जाएगा। तो ये यकीनन जो है ना हमने उनके रास्ते पे चलना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जज्बाती हुए बगैर जो है ना, चूँकि हमारी हैसियत यही है कि हम नहीं चल पा रहे थे गुज़श्ता 6 महीने में, जो है ना हमने इवन जो है ना बाज़ जगह पे मेडिसिन का प्रॉब्लम आ रहा था वो भी नहीं मंगवा पा रहे थे। तो जो हकीकत है वो हकीकत है। आप जितनी बड़ी बातें करेंगे, अगर उसके मुताबिक आपकी मईशत नहीं होगी, उसके मुताबिक आपकी जेब नहीं होगी, तो आप साथ नहीं चल पाएंगे। लोग आपको अपनी नज़र से देखते हैं, आपकी नज़र से नहीं देखते। या अगर आप जज्बाती कौम है तो अपने जज्बात को एक दफ़ा उतार के एक साइड पे रख लीजिए, अपनी हैसियत को दूसरों की नज़र से देख के फिर आगे चलना शुरू। ठीक है सर, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हसन देंगे। एक बार फिर से खुशामदीद। हसन रजा पाशा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? मैं इंतहाई एहतराम के साथ जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब की जो स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है 2 पार्टियों की लीडरशिप को दुबई में मुलाकात पे, उस पर मैं कहूँगा कि मुर्तज़ा कामरान साहब जो है सीजन टीशन भी हैं और वॉर पॉलिटिक्स पे भी इनका बड़ा कमांडिंग जो है ना वो रोल रहा है और अभी भी है माशाल्लाह। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है। पीपल्स पार्टी ने बहुत इब्तदा में ही पीडीएम से राह जुदा कर ली थी और नो डाउट कि पीडीएम के रूए रवां और डेलिब्रेशन की वजह से पीडीएम बना और पीडीएम ने अपना रोल प्ले किया। मौलाना साहब का जो क्रेडिट है वो उनको देना चाहिए और हम दे रहे हैं। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंटली मिलने हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, तो इसमें कोई मजायका नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज के आपस में डायलॉग होने चाहिए और हम डायलॉग पे बिलीव करते हैं। डायलॉग अगर नहीं होंगे तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। यकीनन जब मामलात पीडीएम की सतह पे आएंगे तो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, इवन जरदारी साहब भी मौलाना साहब को जरूर एतमाद में लेंगे, क्योंकि मौलाना साहब की रोल जो पिछले 3-4 साल की पॉलिटिक्स है और जो वो हिज़्ब इख्तिलाफ में रह के भी उन्होंने जो रोल प्ले किया है और अब इक़्तिदार में भी जो रोल प्ले कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इतनी कोई गलत बात है। ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। मौलाना साहब की भी मुलाकात होगी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, हो सकता है इस हफ्ते। नामुमकिन तो नहीं है ये बातें। ठीक सर, समझ आ गई सर। आपके तरफ आवाज़ भी डिस्टोर्ट हो रही है। आपने हल्की हल्की ढोलकी से आगाज़ किया था तो मैं इसको सियासी शादी की तरफ ले गया था। तो फिर बड़ा सवाल तो ये बनता है राना साहब, दूल्हा, इस सियासी शादी का दूल्हा जिसके ऊपर दोबारा सेहरा सजेगा वजारत उज़्मा का, मुझे लग रहा है ना JUIF ना नून लीग। आपको क्या लग रहा है जी सर? जी देखो जी, जो पाशा साहब ने जो बात की है उसे जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ना कि 100 रस्सा तो सिरे थे गंढ, उन्होंने इसको बड़े कंक्लूसिव बात कर दी है। ये नेगोशिएशन और पार्लेस के बारे में जो हमारे मोहतरम काबिल एहतराम कामरान साहब को कुछ इतराज़ था, इसमें कोई ऐसी इश्काल की बात नहीं। कहते हैं नहीं, पोप्स आर ड्यूप्स, फीयर्स में भी लायर्स। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही होगा जैसे पाशा साहब ने कहा, और मैंने जो मीरे महफिल वाली बात की है मैंने ऐसे नहीं कर दी है। मुझे पता है कि तो इस दफा फिर मीरे महफिल को दूल्हा बना देना, सेहरा सजा दे उनके सर पे सारे मिलकर। आपकी शादी अभी ताज़ा हुई है, वो आपके ऊपर की सवार हो चुकी है, जो मुझे लग रहा है सर। मैं अच्छा, अगली बात जो आप कर रहे थे कि आप अभी तो सारे बैठेंगे, तय होगा कि मोडेलिटीज़ ऑफ इलेक्शन क्या है, कैंडिडेट कैसे होंगे, किन किन सीटों का क्या क्या फैसला किया जाएगा। तो इसलिए अभी आप अब्रप्टली कोई बात नहीं कर सकते कि जी ये इसका फैसला क्या होगा। अभी हमें इंतज़ार करना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें कोई नाइव किस्म के कमेंटेटर या एनालिस्ट समझा जाएगा। लेट्स वेट। तो ये भी तो एक एनालिस्ट की कैरेक्टर होता है ना कि वो पेशेंस से काम लेता है और इंतजार करता है। इस बात से दुबई में बैठे हुए नवाज शरीफ तो बड़े नाराज होंगे आपसे। वो तो उम्मीद लगा के चौथी दफा वजीर आज़म बनना चाह रहे हैं।
नहीं, वो क्यों चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं। आप खुल्लम खुल्ला कहें उन्होंने वजीर आजम बनना है यार, अपना मौक़िफ़ तो डट कर दें राणा वो साहब। चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं, वो चाहें या ना चाहें, ये आप क्या बात कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं तो आप कहें ना, बात नाराज होते हैं पीपल पार्टी वाले, होने दें, बिलावल को होने दें नाराज। बात ये है कि पहले आपस में बैठ के कोई फैसले तो हो लें। वकास साहब निकाले बड़े पैजंदे हुए निकाले ना वो। सर मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरा अगला वजीर आजम कौन है, मैंने वोट देना है, मैंने उम्मीदें लगानी है आम पाकिस्तानी की तरह। इंतजार कर लो, तो पता लग जाएगा। अच्छा। लेकिन जो बात है वो मैंने आपको बता दी है। और मुझे कामरान साहब की जिद्दोजहद और उनके लीडर की जिद्दोजहद के साथ भी बड़ी शफकत है, मोहब्बत है मुझे। हम क्यों नहीं चाहेंगे, हम क्यों नहीं चाहेंगे उनको हमेशा बाराती देखे ना, बाराती तो नहीं बना के रखना ना, कभी उनकी बारी भी आनी चाहिए। हैं जी राणा साहब? किनकी? ये जो JUIF की जो रिश्ता करवाते हैं और खाना खिलाते हैं, वो मंडप सजाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद दूल्हा दुल्हन राजी ते बस बाराती कार। वो जो आप जो इमेजरी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सिमिलिट्यूड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मेटाफर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ऐसी किस्म की कंडीशंस को सूट नहीं करता। मौलाना साहब मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूँ। आप मेरी सर 100% कर सकते हैं, आपका हक है। कामरान साहब आप क्या समझते हैं सर? चले मैं सेहरा नहीं कहता, इस बात को ही खत्म करते हैं। वजारत उज़्मा का सेहरा आपकी पार्टी में से किसी के ऊपर इस दफा तो सजना चाहिए ना, ये बारियां टूटे, तीसरी बारी आपकी होनी चाहिए। हैं जी? बात बारियों की नहीं है, बात ऐसा है कि फर्ज करिए कि एक पार्टी हम से उसकी सीटें ज्यादा होती हैं या ज्यादा हमसे ज्यादा जो है वो अवाम में अपनी रूट्स रखती है, तो मैं चूंकि डेमोक्रेट हूँ, मैं इस बात से उसके इस हक से इनकार नहीं करता कि उसका हक जो है वो हमसे या दूसरों से ज्यादा होगा। तो चूंकि निस्बतन हमको छोटी पार्टी के तौर पे समझा जाता है उन पार्टियों की निस्बत, भले हमारी जो है वो हम ज्यादा लोग जो है इकट्ठे कर सकें, ज्यादा लोग जो है ना हम किसी वक्त भी एक काल पे हमारे कहने पे आ जाएं। इसकी वजह क्या है सर? नाराज हैं कोई आपसे? कहीं बैठे हुए लोग पेशावर में, पिंडी में नाराज होते हैं आपसे, इसलिए अवाम ज्यादा है, इलेक्टेबल्स कम है, वाई? देखिए इलेक्टेबल जो है ना वो जाहिर है उनका अपना हक है, वो इस मुल्क में इलेक्टेबल तो चलते हैं ना, तो वो इलेक्टेबल जब उनका हक है कि किसी पार्टी के साथ चले, जब एक मेरा हक है कि मैं किसी पार्टी के साथ चलूं, तो मैं उसी हक से दूसरे के भी इनकार नहीं करता, भले वो इलेक्टेबल किसी भी वजह से इलेक्टेबल है। तो वो इलेक्टेबल जो है वो चूंकि दूसरी पार्टियों की निस्बतन स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो यकीनन उनका ये हक ज्यादा रहेगा कि वो अपना कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर के लिए लॉन्च कर सके। जी सर। ये अलग बात है कि किसी वक्त किसी पार्टी की कोई ऐसी हैसियत बन जाती है कि वो उस हैसियत का फायदा उठा सकता है, मगर जो है ना ये हक हम दूसरों को देते हैं अगर उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो। मगर हम जो एतराज है वो एतराज उसका हसन साहब ने जो जवाब दिया है कि वो PDM तो का हिस्सा तो नहीं है, मगर नून लीग तो PDM का हिस्सा थी ना, तो अगर एक तरफ PDM का हिस्सा नहीं थी तो एक तरफ PDM का हिस्सा थी, उसको संजीदगी से लेना चाहिए। उसमें मुझे नहीं पता, मौलाना साहब बड़े आदमी हैं, वो बात बातें जो है ना उसको शायद इग्नोर कर जाते हैं, मगर एज ए पॉलिटिकल वर्कर जो है हम इन बातों को नोट करते हैं, और क्योंकि हम निस्बतन छोटे आदमी हैं, छोटे लोग हैं, तो वो इन चीज़ों को फिर वो दिल में भी बाज़ औक़ात रख लेते हैं कि इस सारी जद्दोजहद का 3, 4, 5 साल की जद्दोजहद का नतीजा ये निकला कि हमारी एब्सेंस में जो है ना वो सारे चीज फैसले होते हैं। ये तो ओपन है ना कि फैसलेबाज करने के लिए फैसले हुए या नहीं हुए, मगर फैसले करने के लिए वहाँ बैठा गया। तो अगर हमारी एब्सेंस में ही होना है तो फिर हम जो है ना ये 5 साल से ये तो निकी ढोलकी कहते हैं, हम तो बड़ा ढोल किस लिए बजा रहे थे, हमको तो ये फिर बात समझ में नहीं आती है। तो नाराजगी इस वजह है हमारी। तो कामरान साहब आपने कॉल की, ईद मुबारक बोला होगा मौलाना साहब को, तो आपने कहा नहीं उनसे अपनी रिजर्वेशन उनके सामने नहीं रखी ईद पे? मैंने उनको ईद का मैसेज किया था, क्योंकि वो DI खान में होंगे तो बाज़-औक़ात टेलीफोन लगता है, बाज़-औक़ात नहीं लगता। मैसेज मैंने कर दिया था, मगर ये चीज़ें जो है ना वो मैं सामने रखूंगा यकीनन, या उनसे बारे में गाइडलाइन लूंगा कि अगर इस तरह की सूरत हाल है तो फिर ये क्यों है इस तरह की सूरत हाल। और ये जो हम जो इतने सालों से एक जो ना आवाज़ आती है और हम सारे जो है ना कभी कहाँ पे आके जमा हो जाते थे, कभी कहाँ पे आके जमा हो जाते थे, तो क्या इसलिए कि जो अभी जो चंद दिन पहले जिसकी एक्सप्लेनेशन जनरल राणा साहब भी दे रहे हैं, हसन साहब भी दे रहे हैं, तो बहरहाल जो है ना ये पार्टी का गिला नहीं है, मगर कामरान मुर्तज़ा का ये गिला मौजूद है।
आपका गिला तो राना साहब खुद हल कर देंगे, वो मौलाना साहब का गिला तो फिर नवाज शरीफ को हल करना पड़ेगा, जरदारी साहब को। हसन साहब, नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं तो क्या कानूनी तौर पर रुकावट सबसे बड़ी है जो उधर से ही हल करके आ जाएं? यहाँ पर आकर ओबियसली भाई वज़ीर आज़म हो, जेल में तो नहीं जाना चाहिए उन्हें। देखें, नाअहली के हद तक मामला ठीक हो गए जो नया कानून बना, और जो सज़ा इनको हुई है वो उसकी अपील पेंडिंग है। तो इन्हें जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि मियाँ साहब को सरेंडर करना पड़ेगा और एक दफ़ा जेल में जाना पड़ेगा, ये ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ से वो गए थे वहीं से सिलसिला शुरू होना है। तो इसलिए जेल ज़रूरी है, जो मैं समझ रहा हूँ। किसी को अगर नागवार गुजरे तो मैं तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ ये बात कर रहा हूँ, होपफुली राना साहब नाराज नहीं होंगे। लेकिन जो बाद में ये है कि अपील जो पेंडिंग है उसमें शायद वो अपील की करें और वो कोर्ट को उनकी सेंटेंस को सस्पेंड कर दे, तो वो कह सकते हैं टिल फाइनल डिसीजन ऑफ मेन अपील। तो ये सिलसिला है। नाअहली वाली बात खत्म हो गई है, वो उन्होंने 5 साल के लिए कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा लॉजिकली है, ठीक है, कानून ठीक बनाया गया है। 62(1) में, आर्टिकल 62(1) में लाइफ टाइम नाअहली का कोई चीज़ नहीं, कोई एक लफ्ज़ तक नहीं आईन में लिखा हुआ कि कोई शख्स जो है वो अगर 62, 63A में पूरा नहीं उतरता तो वो लाइफ टाइम के लिए नाअहल होगा। ये बाद में एक पिटीशन आई जिसपे उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि नहीं, ये लाइफ टाइम नाअहल हो गए। तो मैं तो समझता हूँ कि मामलात इसी तरह चलेंगे। मियां साहब पहले भी नोइंगली एक दफा लंदन से वापस आए, अरेस्ट हो गया, वो अरेस्ट हुए, तो पता है सारी सूरत हाल उनको भी। उनके जो लीगल एडवाइजर रहा उन्होंने भी यही बताया होगा। हो सकता है इसके अलावा मुझे कोई और दूसरी राह नजर नहीं आ रही। ठीक, राना साहब, ये स्टूडेंट ऑफ लॉ की बात तो आपने सुन ली कि उन्हें कोई राह नज़र नहीं आ रही, तो जब एक दफ़ा जेल का चक्कर लगाना है चाहे चंद दिन के लिए, तो फिर देर क्या सर? मैं बात आपकी आखिरी नहीं समझा आपने क्या कही है, लेकिन ओवरऑल ये है कि इसके लिए एवेन्यूज़ हैं। आप कोर्ट्स की अपनी जो है एक तरह से अपनी उनकी जजमेंट में अगर एक अक्यूज जो है वो सरेंडर करता है और विलफुली सरेंडर करता है, कोई उनको पकड़ के नहीं लाता, वो खुद आके पेश होते हैं, तो उसका राइट है कि वो बेल के लिए अप्लाई करे। पहले तो प्रोटेक्टिव बेल ले और फिर जो कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन है जिसके सामने पेश होना है उनको बेल के लिए अप्लाई करे। तो मेरा ख्याल में असूली तौर पे तो बेल हो जानी चाहिए जब केसेस की ये बैकग्राउंड हो, कितना झूठ हो। अगर पाशा साहब ने तो ज़रूर पढ़ा होगा, अगर आप बशीर का फैसला जिसमें उनको कन्विक्ट किया गया था 172 पेज नंबर पर पैरा 2 पढ़ लें तो चानन हो जाएगा कि क्या लिखा। उसने कहा जी मेरे सामने कोई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं आई है मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ जिसमें उनका जो है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का एलिगेशन साबित होता हो। देयरफॉर आई क्विट देम। ट्रायल कोर्ट क्विट देम कर रही है और बाद में जो होता है आखिर में जाके जो कन्विक्शन करते हैं, आपको पता कैसे होती है? जी सर। कौन से कागज आए थे, कहाँ से आए थे, आपको पता नहीं कि कितनी धांधली और कितनी जो है एक तरह से नाइंसाफी की गई है। तो आपके कहने का मतलब है कि एक धेले की भी नवाज शरीफ ने जिंदगी में करप्शन नहीं की। आपको क्या शौक है कोई ये करने का? तो आप चले जाए ना, जाए कोर्ट में साबित करें। कर लिया ना सब लोगों ने, पहले कर लिया जो था वो मसला जो था अपना पनामा का और फिर अकामा का। ये होते हैं केसेस इस तरह बनाते हैं। सारे मुल्क को तलपट करके रख दिया इन जालिमों ने। एक जनरल इकट्ठा हो जाता है, 2 जज इकट्ठे हो जाते हैं और मुल्क की तबाही कर देते हैं। इन लोगों ने मुल्क की तबाही कर दी है। जो हम जहां पहुंचे हुए हैं, यानी नवाज इसी वजह से पहुंचे एक हुए दहली की भी करप्शन दो जिंदगी में आदमी नहीं जो की। हैं, 2 आदमी हैं और आप जैसे बीच में आ जाते हैं मीडिया मैन, जिनको बात करने का भी कोई तरीका नहीं है, जिनको सोच भी है कोई। आपको प्रूफ है ना, ऐसे आप बात किए जा रहे हैं मीडिया के ऊपर बैठ के। आप कोर्ट में करें ना साबित। आपसे ज्यादा बड़े लोगों ने कोर्ट में साबित करने की कोशिश की है ना। आप ऐसी बात ना किया करें। आप बात को डोंट हिट बिलो द बेल्ट। इट्स नॉट परमिसिबल। काइंडली आप बड़े हैं सर। ठीक है सर, आपकी बात काबिल एहतराम। मैं आपसे जस्ट आस्किंग,
मैं कह रहा हूँ कि इससे तो ये साबित होता है ना, नवाज शरीफ ने एक दहले की करप्शन नहीं की, एक नैरेटिव है ना जो अगेंस्ट काउंटर नैरेटिव है, झूठा नैरेटिव है, हाँ, बस वो रखा मैंने सामने। मैं जाती तौर पर क्या, मैंने कौन सा नवाज शरीफ को करप्शन करते हुए देखा है? लोगों ने बनाया है। आप ऐसे बात क्यों करते हैं इस तरह की? आपको ही आपने गर्म करने की जरूरत है, आपका कोई रेटिंग का चक्कर है, इसलिए आप करते हैं ऐसी बात। रिलैक्स भाई, एक बहुत बड़ा लीडर है आपके मुल्क का, आप बात करने से पहले सोच लिया करें। सर ये वो आगे चलिए आप। वो 9 मई के बाद जिसको फंसाया हुआ है ना, वो बातें करता रहा है, उसके पास ज्यादा गर्म होना चाहिए था। उसका तो दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है जो 9 मई वाला है। हाँ। वो एक नॉर्मल आदमी है, ही इज टोटली इडियोसिंक्रेटिक। वो एक सुसाइडल मिशन के ऊपर है जिसने मुल्क का ये हाल कर दिया है। ठीक है कि अपना शोधा की कपड़ों के ऊपर पड़ गए हैं, शोरा की निशानियों के ऊपर पड़ गए हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर पड़ गए हैं। ये तरबियत होती है अपने पॉलिटिकल वर्कर्स की, उसकी आप बात क्या करते हैं? ही इज नॉट रेलेवेंट एंड ही शुड नॉट बी साइटेड ऑन दिस। जिस बंदे का अपना कोई दिमागी तवाज़ुन ही ठीक ना हो, आप उसको कोट कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी आप कन्विंस नहीं हुए। सर मेरे कन्विंस होने से कुछ नहीं होगा, ये जो आवाम आपको सुन रही है वो कन्विंस होगी, तो सत्य कह रहा। कामरान साहब, आपको याद आए, डिड यू मिस नवाज शरीफ? मैं नहीं फॉलो कर सका आपकी बात। मैं कह रहा हूँ आपने मिस किया नवाज शरीफ को 4 सालों में, तीन सालों में जो रहे बाहर? हैं जी। मैं तो अभी तो एक तो रिसेंट गया था, इंग्लैंड गया था। इससे पहले मैं 2 महीने 2.5 महीने पहले गया था। तो मेरी मोहब्बत का उनसे रिश्ता है, मैं मिल के भी आया था। हालांकि मेरा लंदन जाने का उस दफा प्रोग्राम नहीं था, मगर स्पेशली उनसे मिलने के लिए मैं लंदन चला गया था। मैं और मेरा बेटा मिल के आए थे उनसे। तो मैं जो एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ, मैं उनका फॉलोअर नहीं हूँ जी सर। मैं एक चीज़ पे जो बिलीव करता हूँ कि जो उनके साथ जो जजमेंट थी जिसमें उनको लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया था, ये आर्टिकल 17 की मंशा के खिलाफ थी। और इस आर्टिकल 17 की मंशा के खिलाफ या तो आपका दस्तूर ऐसा होना नहीं चाहिए, या अगर दस्तूर ऐसा मौजूद है तो फिर आपकी जजमेंट उस तरह से नहीं होनी चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको जिस तरीके से निकाला, मुमकिन है उसके बाद कोई और इल्जाम उनके ऊपर हो, मुमकिन है वो दुरुस्त हो, मुमकिन है वो गलत हो, मगर जो है ना वो उनको जिस तरीके से जो है ना वो पूरी गेम से और पूरी पॉलिटिक्स से आउट किया गया, ये पाकिस्तान तारीख का एक और बदनुमा बाब है। मैं ये नहीं कहता कि और कोई दूसरे बदनुमा बाब नहीं है, मगर ये उन बदनुमा बाबों में एक बदनुमा बाब ये भी है। इसको दुरुस्त करने के लिए असम कह रहा था कि मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ जो है उसको दुरुस्त करने की कोशिश हुई है, मगर अच्छा उस पर भी फिर मेरा थोड़ा सा रिजर्वेशन है। फिर ये पता नहीं सूट करे ये सबको या ना करे। उसमें ये है हसन की कंजम्पशन के लिए, उसमें जब उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को जो है डिस्कस करके फिर इनको डिस्क्वालीफाई किया था। हमने जो अमेंडमेंट की है हमने सिंपल लॉ में की है। अब जो मेरी रिजर्वेशन है कि सिंपल लॉ में अमेंडमेंट से क्या वो 5 years हो जाएगी, जब उन्होंने डिस्कशन की, जब उन्होंने डिस्कस किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को, वहाँ तो अमेंड कर भी नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास मेथड नहीं है जी, ठीक है ना जी, और हमने किया भी नहीं है, प्रैक्टिकली भी नहीं किया। तो ये अभी तक मुश्किलात जो है ना वो बहुत सारे मामले मुश्किलात के बाकी हैं। ठीक है, ले हसन साहब आप कुछ कहना चाहें सर ये इस पॉइंट के ऊपर कि ये तो सिंपल लॉ में अमेंडमेंट हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो 2/3 के साथ होनी थी, तो ये भी तलवार लटकी हुई है नवाज शरीफ साहब के ऊपर। मैं ये समझता हूँ, जो मेरी ज़ाती राय है वो ये है कि आइन में किसी भी आर्टिकल में ये नहीं लिखा हुआ कि अगर किसी को कोई होगी कोई नायल होगा, डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो उसको लाइफ टाइम हो सकती है। 5 years का लिखा हुआ है लेकिन लाइफ टाइम का कहीं नहीं लिखा हुआ। और ऑल दो के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये लिखा कि आइन जो है वो खामोश है। और नंबर 2 जो स्पेशल लॉ है जिसको इलेक्शन एक्ट 2017 कहते हैं, उसमें भी नहीं लिखा हुआ था। अगर उसमें अब एक स्पेशल लॉ है, एक आइन है। स्पेशल लॉ में जब एक अमेंडमेंट आ गई है और ये कह दिया गया है कि नायली मैक्सिमम 5 years तक होगी, तो फिर वो प्रिवेल करेगी, आइन के बेसिक ढांचे के। यार हसन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सेनेटर राना मकबूल साहब आपका भी, और कामरान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।